एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे एक्सरसाइजेस सॉल्व। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने वाले हैं और इस पे बेस्ड हमने वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं और हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस भी इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर लिए। अब हम करेंगे दूसरी टाइप की एक्सरसाइज जो कि है मोस्ट प्रिवलेंट, जो कि क्या है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी अब हम करने वाले हैं MCQs इन विच हमें दिया जाएगा कोई एक क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लियर? तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा हम चेक करेंगे कि भाई उसकी वॉइस क्या गिवन है। ज्यादातर हमें एक्टिव वॉइस ही दिया जाएगा एंड वी नीड टू चूज अ ऑप्शन जो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरीके से रूल्स फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करते हुए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट है। क्लियर? और फिर हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेशन सीखेंगे। यानी MCQs में सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि आप क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया है वो समझ जाओ और फिर ऑप्शंस के द्वारा आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। यानी 4 ऑप्शंस में से एटलीस्ट एक ऑप्शन जो आप है एलिमिनेट ऐसे ही कर दोगे बाय वॉचिंग आउट कि भाई कौन सा एक मेन रूल है जो ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन यू हेल्प हिम टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या गिवन है कि कैन से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस जो कि क्या है, एक मॉडल। क्लियर? नेक्स्ट क्या चीज है यहाँ पे गिवन, यू है हमारा सब्जेक्ट, हिम है हमारा ऑब्जेक्ट और टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर हिज एग्जामिनेशंस ये है हमारा अदर पार्ट या अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। दिस मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लोज है और बाकी अदर वर्ड्स जो है वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये लॉन्ग सेंटेंस है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलते हैं हमें एक्टिव वॉइस में जो लॉन्ग सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं या ज्यादातर लॉन्ग ऑब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं। यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के इतने सारे वर्ड्स मेंशन होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन सा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमने ये देख लिया कि हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हम देख रहे हैं हेल्प इज द वर्ब, परफॉर्म करने वाला है यू, तो वो है हमारा सब्जेक्ट। और किसके लिए परफॉर्म करना है, हु इज द वन रिसीविंग द एक्शन, वो है हिम। तो यहां तक ही था हमारा चेंज करने का पार्ट। बट क्योंकि हम इसे पूरा पढ़ेंगे टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर हिज एग्जामिनेशंस, हम जो है सोच में पड़ जाएंगे कि भाई यहीं कहीं ऑब्जेक्ट छुपा है। क्लियर? तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन और फिर आगे का काम करो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। अब बात किसकी हो रही है, मॉडल की। यानी कि जिस भी ऑप्शन में मॉडल दिया है हम उस मॉडल के साथ क्या यूज करने वाले हैं, बी का। राइट? यानी जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके पहले हमें बी रखना ही है। जिस भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है या जिस भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है बट उसके साथ बी मेंशन नहीं है, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। राइट? यानी कि हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोना एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस बाय सिंपली वॉचिंग आउट कि हमें सेंटेंस में चाहिए क्या, कि हमको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए क्योंकि यही है मेन चीज पैसिव वॉइस की। सेकेंडली हमको क्या चाहिए, इसके पहले बी चाहिए क्योंकि ये एक मॉडल का क्वेश्चन है। तो जिस भी ऑप्शन में ये दोनों चीजें नहीं है वो ऑप्शन क्या होगा, गलत। चलिए पहले ऑप्शन में ढूंढते, भाई हेल्प का कहाँ दिया है, थर्ड फॉर्म हेल्प। हाँ भाई थर्ड फॉर्म तो दिया है, क्या यहाँ बी दिया है, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। ये होता है टाइम बचाने का काम। क्लियर? नेक्स्ट, कैन हिम बी हेल्प। हाँ भाई यहां दिया हुआ है बी और V3। नेक्स्ट, यहां तो V3 ही नहीं दिया, एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, बी हेल्प्ड, यस। यानी अब हमें सिर्फ और सिर्फ
दो ही ऑप्शन सॉल्व करने हैं और दो ऑप्शंस हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट इन जस्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि हमने अपना टाइम कितना बचा लिया, राइट। यानी एमसीक्यूज हमें कभी भी मिलेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच आउट कि हमें एग्जैक्टली कौन सी वो मेन चीजें हैं जो हमें चाहिए ही सेंटेंस में, क्लियर। और अगर वही वर्ड्स हमारे ऑप्शंस में मेंशन नहीं है तो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड देन देयर इटसेल्फ, क्लियर। चलिए अब यहाँ दो ऑप्शंस तो हट गए, बाकी के दो ऑप्शंस देख लो कि इनमें ऐसा क्या है सेम या फिर डिफरेंट। तो पहला ऑप्शन है can him be helped by you to prepare a timetable for his examinations. नेक्स्ट है can he be helped by you to prepare a timetable for his examinations. यानी सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी रूल हमें देखना ही नहीं है, क्लियर। अब यहाँ क्या मेंशन है भाई, him और he। अब हम देख लेते हैं कि हम रखने क्या वाले हैं। बात हो रही है him की एज अ ऑब्जेक्ट और हम इसको शिफ्ट करेंगे कहाँ, सब्जेक्ट की जगह, यानी यहां पर प्रोनाउन की बात हो रही है। हिम है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये चेंज होके क्या बनेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, यानी जिस भी सेंटेंस में ही मेंशन्ड है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हिम है, यहां ही है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया कैन ही बी हेल्प्ड बाय यू टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर हिज एग्जामिनेशंस, क्लियर। यानी क्या हमने पूरा सेंटेंस सॉल्व किया, नहीं, हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शंस में एलिमिनेशन सीखा। एलिमिनेशन इज द की टू क्रैक एनी एमसीक्यू, क्लियर। तो हमने यहाँ एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शंस, बाकी दो ऑप्शंस में भी हमने देखा कि क्या है वो ऐसी चीज जो दोनों में डिफरेंट है, और फिर हमको दूसरी स्टेप भी मिल गई कि भाई प्रोनाउन की चीज है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव की तरह ही रख दिया एक में और एक में ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज किया है, क्लियर। तो इसीलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने ये काम तो कर लिया एमसीक्यू के लिए, अब ये भी देख लेते हैं कि जनरली ये स्टेटमेंट मिलता तो फिर हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कैन यू हेल्प हिम टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर हिज एग्जामिनेशन। तो पहले क्या है भाई, ये आइडेंटिफाई कर लो, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये है अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड को तो एज इट इज रखने वाले हो, क्लियर। अब कर लो बाकी के पूरे रूल्स फॉलो। क्या करोगे, कैन को एज इट इज रखोगे, यू हो जाएगा यहाँ इंटरचेंज, हिम हो जाएगा यहाँ इंटरचेंज, और वी क्या होगा, वी दिया हुआ है V1, तो मॉडल के लिए बन जाएगा B V3, क्लियर। तो यहाँ हम इसको रखने वाले हैं B V3, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, कैन ही बी हेल्प्ड बाय यू, क्लियर। तो कैन ही बी हेल्प्ड बाय यू, और आगे तो क्या है, आगे अदर वर्ड्स हैं, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, क्लियर। इसीलिए हमारा आंसर है ये डी ऑप्शन, डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई ट्राइड बट कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर से किसकी बात हो रही है, कुड नॉट की, यानी मॉडल नेगेटिव की, क्लियर। हमें क्या चाहिए यहाँ पर कुड नॉट है, यानी पक्का हमको V3 के साथ B चाहिए। सबसे पहली चीज, जिस भी ऑप्शन में V3 नहीं है या जिस भी ऑप्शन में B V3 नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखते हैं भैया हमारा वर्ब क्या है, सॉल्व करना, ठीक है। तो B सॉल्व होना चाहिए हर जगह, यहाँ है B सॉल्व एलिमिनेटेड, यहाँ पे है बी सॉल्व रख सकते हो, यहाँ पर है सिर्फ सॉल्व्ड, बी नहीं है, और यहाँ मेंशन्ड है सॉल्व, यानी बी भी नहीं है सॉल्व भी नहीं है, यानी यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, तीन ऑप्शंस गलत निकल गए, हमें अपना आंसर मिल चुका है जो कि है ऑप्शन बी, क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। आई ट्राइड बट कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब है सॉल्व करने का, सॉल्व कौन करने की बात कर रहा है, मैं खुद, आई, तो यहाँ आई जो है वो होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट द प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट, और ये जो है ट्राइड बट ये हो गया हमारे अदर वर्ड्स, और कुड नॉट तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ बी V3 लग जाएगा, क्लियर। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो आई ट्राइड है, आई ट्राइड को वहां पे शिफ्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, आई को शिफ्ट करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, द प्रॉब्लम, फिर हो जाएगा कुड नॉट, नहीं ट्राइड और बट भी तो है हमारे अदर वर्ड्स, इनको ऐसे रखो, ट्राइड बट, द प्रॉब्लम ट्राइड बट कुड नॉट बी V3 सॉल्व्ड बाय मी। ये है हमारा नॉर्मल सेंटेंस। बट यहां हम देखें तो ये जो है ना यहाँ पर बट, ट्राइड बट,
ये जो है हमारे खुद बोल रहे हैं वर्ड्स कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहीं रहेंगे जहाँ I रहेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर अगर लिखें बाय मी ट्राइड बट, तो भी ये क्या हो गया, गलत। इसका मतलब हम यहाँ पर आई ट्राइड को शिफ्ट ही नहीं करेंगे, ये हमारा अदर वर्ड का पार्ट है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आई ट्राइड एज इट इज। ये था एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? यानी यहाँ हम आई ट्राइड को एज इट इज रखेंगे और बाकी सारे ऑप्शंस में भी हमको ये बता दिया है कि भाई आई ट्राइड को एज इट इज रखो। क्लियर? तो यानी अगर आपको ऐसे मिलते हैं सेंटेंसेस और आपको लगता है कि भाई ऐसे कैसे, हमने जब इसे इंटरचेंज ही नहीं किया, ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ मीनिंग देखो सही है, क्या पैसिव का मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। क्लियर? तो हमेशा ऑप्शन को पूरा रीड करो, मीनिंग चेक करो, क्या पैसिव के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, यस, तो वो सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर? तो इसीलिए यहां हम आई ट्राइड को एज इट इज रखेंगे, फिर पूरा सॉल्व करेंगे। आई ट्राइड बट द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी। क्लियर? आगे हमने बाय मी भी लगाया है क्योंकि वही तो है हमारा पैसिव वॉइस का सेकेंड रूल। क्लियर? तो आई ट्राइड को भी रख दिया एज इट इज, और ऑब्जेक्ट हमें पता है आई की बात हो रही है तो हमने बाय मी भी रख दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The boy broke the glass of the car when he was playing cricket. ध्यान से देखते हैं सेंटेंस। यहां दिया है the boy broke यानी तोड़ दिया, तो the boy हो गया सब्जेक्ट, the one who is performing the action, broke हो गया verb, the glass हो गया ऑब्जेक्ट, of the car ये हो गया other word। फिर आगे देखिए when he was playing क्रिकेट, यानी ही भी है सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग है वर्ब, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स व्हाट, कि इस सेंटेंस में हमारे टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैं। क्लियर? यानी यहां पर कितने पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, दो हैं पार्ट। दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सिर्फ एक पार्ट को ही पैसिव में चेंज करोगे, नहीं, अब दोनों बातों को बताने वाले हो एक्टिव वॉइस में। कैसे, कि भाई कार का ग्लास बॉय के द्वारा तोड़ दिया गया, फिर जब क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा था। क्लियर? यानी हम दोनों पार्ट्स को पैसिव में चेंज करते हैं, ना कि सिर्फ एक पार्ट को। This means we will apply the rules of passive voice to both the parts of the sentences. Clear? तो जो भी सेंटेंस है उसके दोनों पार्ट में हम रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं। डन। चलिए तो पहला पार्ट सॉल्व कर लो, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लो। अब पूरा सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी चीजें हैं जो हमको चाहिए हमारे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर दिया है ब्रोक, ये है V2, यानी हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वॉज, वर, ब्रोकन, और यहां क्या चाहिए, when he was playing, ये है was V1 ing, ये हो जाएगा was being played। क्लियर? was being V3। अब इतना तो क्लियर ही हो गया है कि कंटिन्यूस दिख गया, being लगाना है, was वर्ब को एज इट इज रखना है और V3 रखना है। ठीक है, अब देखते हैं जिस ऑप्शन में भी was were broken, was being played, ये दोनों चीजें मेंशन होंगी, वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या दिया है, was broken, क्या यही चाहिए, यस। क्या आगे दिया है was played, बट हमें तो चाहिए was being played, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है was broken, हाँ भाई, was playing, नहीं भाई, ये कैसे, playing तो आएगा ही नहीं, V3 चाहिए, played, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट was broken, हाँ करेक्ट है, was being played, हाँ भाई यही चाहिए, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फिर दिया है was broke, oh my goodness, this is also wrong option। this means कि सिर्फ और सिर्फ हम V3 और helping verb और हमारे continuous के लिए, perfect के लिए हम जो भी टू बी फैमिली का फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, उस पे बेस्ड हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, द थर्ड ऑप्शन, जो कि है द ग्लास ऑफ द कार वाज ब्रोकन बाय द बॉय व्हेन क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और हमने पूरा सॉल्व किया क्या, नहीं, हमने जस्ट वो चाबी ढूंढी जिसकी मदद से हम बाकी तीनों ऑप्शंस को लॉक करके फेंक देंगे और हमारा जो अच्छा सा ऑप्शन है उसे हम अपने पास रख लेंगे। क्लियर? तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस सेंटेंस को जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वो कर लेते हैं। क्लियर? तो सेंटेंस है भाई कि द बॉय यानी सब्जेक्ट, V2 द ग्लास ऑब्जेक्ट। पहला इतना कर लो अदर वर्ड, यानी ये इतना पार्ट है, ये सॉल्व होगा अलग से। फिर व्हेन के बाद जितना पार्ट है वो सॉल्व होगा अलग से। क्लियर? तो इतना कर लेते हैं सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, द बॉय बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और द ग्लास बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट।
ब्रोक है V2 इंडेफिनिट पास्ट, वो चेंज हो जाता है was were V3 यानी was were broken में। तो सेंटेंस बन गया द ग्लास, फिर क्या आएगा, was की वर ग्लास है भाई तो was broken by the boy। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फिर आगे क्या दिया है, ऑफ द कार। अब एक बात बताओ, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द बॉय ऑफ द कार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ द ग्लास ऑफ द कार वॉज ब्रोकन बाय द बॉय ज्यादा अच्छा है? पहला वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है कि सेकंड? सेकंड। यानी इसका मतलब ये जो द ग्लास ऑफ द कार है ना, इसको अगर हम एक साथ शिफ्ट कर दें तो हमारा आंसर, हमारा सेंटेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा, और इसीलिए हमने यहाँ द ग्लास ऑफ द कार को पूरा का पूरा शिफ्ट किया है। क्लियर? अगर हम पढ़ रहे हैं द ग्लास ऑफ द कार वॉज ब्रोकन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि हम बोल रहे हैं द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द बॉय ऑफ द कार। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉमन सेंस यूज करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट बनाने के लिए ये ऑफ द कार को भी मेंशन कर रहे हैं द ग्लास के साथ। डन। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब व्हेन तो भैया एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, जब वो खेल रहा था। अब ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो व्हेन क्रिकेट, अब दिया है was playing, ये है क्या पास्ट कंटिन्यूअस, बन जाएगा was being played। तो when cricket was being V3 यानी played by, ही है क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन him। क्या बन गया सेंटेंस, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द कार, नहीं ये होगा द ग्लास ऑफ द कार वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ शिफ्ट करना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। व्हेन क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, और यही है हमारा करेक्ट आंसर। डन। चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। दे मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जाम्स। बात किसकी हो रही है, मस्ट की। मस्ट क्या है भाई हमारा मॉडल। क्या करते हैं मॉडल में, मॉडल को एज इट इज रखते हैं और हम V3 के साथ B लगाते हैं, यानी हमें हमारी चाबी मिल गई कि हम B V3 जो है जिस ऑप्शन में नहीं देखेंगे उन ऑप्शंस को लॉक करके फेंक देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, बिफोर द एग्जाम्स द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है, मस्ट बी कंप्लीटेड ये सही है। क्लियर? फिर मस्ट कंप्लीटेड, भाई यहाँ B नहीं दिया, मस्ट बी कंप्लीटिंग, भाई कैसे आईएनजी में चेंज कैसे कर दिया, एंड नेक्स्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी करेक्ट। यानी कि दो ऑप्शंस हो गए हैं एलिमिनेट, और बाकी दो ऑप्शंस में हमको देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंट है, और फिर हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन जो सही है वो बोलता है बिफोर द एग्जाम्स द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय देम। ये बोलता है द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द एग्जाम्स, यानी यहाँ बिफोर द एग्जाम्स पहले है और यहाँ बिफोर द एग्जाम्स बाद में है। अब हम देख लेते हैं कहाँ रखना है। दे मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जाम्स, द प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया, मस्ट बी कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द एग्जाम्स। क्या ज़्यादा सही है कि एग्जाम के पहले प्रोजेक्ट उनके द्वारा कंप्लीट कर देना हो जाना चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट उनके द्वारा कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम के पहले। तो हम यहाँ अदर वर्ड्स को एज इट इज़ यहीं रख देते हैं, क्योंकि हम वही तो करते हैं। क्यों शिफ्ट करना उसको वहाँ, हम सिर्फ और सिर्फ किसे शिफ्ट करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। शिफ्ट होगा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मीनिंग थोड़ा गलत निकल रहा है। इसके पहले वाले ऑप्शन में मीनिंग ही गलत निकल रहा था, इसलिए हमने अदर वर्ड्स को भी शिफ्ट कर दिया। बट यहाँ हम अदर वर्ड्स को शिफ्ट करके कुछ भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ विदाउट शिफ्टिंग द अदर वर्ड्स कंप्लीट करेक्ट मीनिंग मिल रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, द प्रोजेक्ट मस्ट भी कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द एग्जाम्स। शिफ्ट हो गया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द एग्जाम्स। डन। ये क्या हो गया भाई, द प्रोजेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय देम, और यहाँ मस्ट है, मॉडल आ गया BV3 बी कंप्लीटेड। क्लियर? तो ये सेंटेंस होता है इस तरीके से सॉल्व। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन। दे शुड अवॉइड जंक फूड इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। किसकी बात हो रही है, शुड की, मॉडल की। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे भाई वर्ब क्या है, और फिर लगा देंगे BV3। वर्ब क्या है, अवॉइड, तो ये हो जाएगा बी अवॉइडेड।
क्लियर? चलिए चेक करते हैं, जिसमें भी बी अवॉइडेड नहीं है वो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। यहाँ क्या दिया हुआ है, बी अवॉइडिंग, गलत। शुड अवॉइडेड बी है ही नहीं, ये भी रॉन्ग। बी अवॉइडेड, हाँ ये सही है, और यहाँ पे बी दिया ही नहीं है, ये भी गलत है। यानी हमको सिर्फ इतनी सी बात देखकर बी अवॉइडेड हमारा आंसर मिल गया, विच इज जंक फूड शुड बी अवॉइडेड बाय देम इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। तो दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर। और 1 सेकंड 2 सेकंड्स लिए और मिल गया हमको आंसर। पूरा सॉल्व करोगे तो 4-5 सेकंड्स वेस्ट करोगे, और 4-5 सेकंड्स की बड़ी वैल्यू होती है एग्जाम्स में। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं भाई कि अगर ये ऑप्शन हमें ऐसे ही मिल जाए कि चेंज द वॉइस, तो फिर क्या करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे दे हो गया सब्जेक्ट, शुड है हमारा मॉडल, अवॉइड है वर्ब, जंक फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, और इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी है अदर वर्ड्स। जंक फूड क्यों है ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब क्या है, अवॉइड। हु विल परफॉर्म द एक्शन ऑफ अवॉइडिंग, दे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और अवॉइड क्या करना है, क्या है चीज वो जो रिसीव करेगी एक्शन, वो है जंक फूड। तो जंक फूड हो गया हमारा ऑप्शन। क्लियर? अब कर दो इंटरचेंज, ये बन जाएगा जंक फूड, ये बन जाएगा बाय देम, क्योंकि दे क्या है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय देम में। तो ये हो गया जंक फूड बाय देम। शुड होगा एज इट इज कॉपी, अवॉइड के पहले लगाओगे बी, रख दोगे V3 अवॉइडेड। तो क्या बन गया, जंक फूड should be avoided by them in order to stay healthy। और यही है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो सी मिल गया हमको आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन, जो कि है she did not give up the football match even though she was sick। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि भाई she did not give up the football match even though she was sick। यानी ये है हमारा एक लॉन्ग सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर वर्ब में देखेंगे क्या चेंजेस है, ताकि हमें वो की मिल जाए जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं डिड नॉट गिव अप, यानी गिव अप करने का क्या हो रहा है, एक्शन। ये है हमारा वर्ब। हु इज द वन हु इज नॉट गिविंग अप, शी, तो शी हो गया सब्जेक्ट। क्या किस पे गिव अप नहीं हो रहा है, कौन है जो रिसीवर है इस वर्ब का, इस एक्शन का, वो है हमारा फुटबॉल मैच। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जिस भी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का इशू होगा वो हो गई एक की। दूसरी की क्या हो गई कि डिड नॉट गिव अप, ये है पास्ट डिड, और गिव अप हो गया V1, तो ये है इनडेफिनिट पास्ट। किस में चेंज कर दोगे भाई, डिड चेंज हो जाएगा वॉज वर में, नॉट रहेगा एज इट इज, और गिव का V3 क्या हो जाएगा, गिवन। तो क्या बन जाना चाहिए यहाँ पर, वॉज वर गिवन अप। जिस भी ऑप्शन में वॉज वर गिवन अप नहीं है वो सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, वर नॉट गिवन अप, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट वॉज नॉट गिवन अप, क्लियर। वॉज नॉट गिव अप नहीं, हमें चाहिए गिवन अप। नेक्स्ट वर नॉट गिवन अप, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी 3 जो ऑप्शंस हमें मिल गए हैं कि भाई इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, उसमें अगर ध्यान से देखें तो एक में दिया है वर नॉट, एक में दिया है वॉज नॉट, और फिर से दिया हुआ है वर नॉट। यानी कि हम देख लेते हैं कि वॉज नॉट आएगा कि वर नॉट। कैसे देखोगे, पूरा सेंटेंस बनाने से अच्छा हमें पता है ये वॉज और वर डिपेंड करने वाला है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस या फिर सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हमारे पास क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमको, क्या है, द फुटबॉल मैच, यानी द फुटबॉल मैच है सिंगुलर, तो हम वर को यूज नहीं करेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में वर है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस ऑप्शन में वर है कैंसल्ड, इस ऑप्शन में वॉज है रखे रहने दो, लास्ट ऑप्शन में भी वर है ये भी हो गया कैंसल्ड। यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकेंड, दैट इज द फुटबॉल मैच वॉज नॉट गिवन अप बाय हर इवन दो शी वॉज सिक। क्लियर? तो ये हमको ऑप्शन मिल गया बाय जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन विथ सम ट्रिक्स, राइट। अब देखते हैं डायरेक्टली इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट शी की, डिड नॉट गिव अप हो जाएगा वॉज नॉट गिवन अप। कैसे हम देख चुके हैं अभी, द फुटबॉल मैच हो गया ऑब्जेक्ट, और इवन दो शी वॉज सिक जो है वो हो गए हमारे अदर वर्ड्स। अब क्या करोगे, सबसे पहले इंटरचेंज कर दो, सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा द फुटबॉल मैच के पास, और द फुटबॉल मैच आ जाएगा सब्जेक्ट के पास। यानी द फुटबॉल मैच वॉज नॉट गिवन अप बाय, शी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, इवन दो शी वॉज सिक, और यही है हमारा सेंटेंस। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। मूव करते हैं टुवर्ड्स 7th क्वेश्चन। द गर्ल लाफ्ड एट द पुअर,
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बिकॉज इट कम्स फ्रीक्वेंटली है, ये पूछा जाता है, ठीक है। द गर्ल लाफ्ड एट द पुअर, या कभी कभी आ जाता है कि द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, द गर्ल लाफ्ड एट द बेगर, ठीक है। तो अब ये है यहाँ पर कि द गर्ल है, लाफ्ड दिया हुआ है, एट द पुअर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, द गर्ल हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये कर रहे हैं क्या, परफॉर्म द एक्शन ऑफ द लाफिंग, तो ये हो गया लाफ्ड। अब लाफ्ड हो गया V2 क्योंकि ये ईडी दिया हुआ है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एट द पुअर, यानी ये पूरा एट द पुअर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो पूरा का पूरा होगा क्या, शिफ्ट, देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये V2 क्या है, इंडेफिनिट पास्ट, किस में चेंज करोगे, वॉज वर V3 में, तो जिस भी ऑप्शन में वॉज वर V3 नहीं है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो वॉज वर V3 भी क्या होता है, लाफ्ड, ये है हमारी ट्रिक या की, क्लियर। देखते हैं भाई ऑप्शंस में क्या दिया है, वॉज लाफिंग, भाई ये तो ING हो गया, दिस इज रॉन्ग। वॉज लाफ्ड, यस दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन, वॉज लाफ्ड बिल्कुल, वॉज बीइंग लाफ्ड इज रॉन्ग, क्योंकि ING होता तो बीइंग रखते। अब दो ऑप्शंस मिल चुके हैं हमको, इन दो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सी चीज है जो डिफरेंट है। द पुअर वॉज लाफ्ड बाय द गर्ल, द पुअर वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल, क्या करें, अब सॉल्व करना पड़ेगा कि ऑप्शन जो है वो एट की वजह से बस डिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द गर्ल है, ये हो गया सब्जेक्ट, लाफ्ड हो गया हमारा वर्ब, बन जाएगा वॉज लाफ्ड, और फिर है हमारा द पुअर, तो यहाँ हम एट द पुअर शिफ्ट करें कि हम इसे ऐसे रखें, तो जो एट है वो शिफ्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लाफ्ड की वजह से एट आया है, क्लियर। तो ये एट किसके लिए रखा गया है, लाफ्ड की वजह से, उसके ऊपर हंसी, ठीक है, तो लाफ्ड के साथ एट है, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ द पुअर को शिफ्ट करोगे और एट को एज इट इज वहीं रखे रहने दोगे, क्लियर। तो इसलिए ये सेंटेंस बन जाएगा कि द पुअर वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल, क्लियर, ना कि द एट द पुअर। वैसे भी अगर नॉर्मली भी पढ़ोगे तो अगर ऐसे लिखोगे क्या, एट द पुअर वॉज लाफ्ड बाय द गर्ल, तो ये क्या हो गया, गलत, तो एट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ द पुअर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो सेंटेंस बन जाता है द पुअर वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, और बी भी क्या हो गया, रॉन्ग, डन। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स 8th क्वेश्चन। द एम्प्लॉइज वर डिस्कसिंग द प्रपोजल, किसकी बात हो रही है यहाँ, वर डिस्कसिंग की, वर V1 ING की, और हम क्या करते हैं भाई, जब भी कोई वर्ब V1 ING या कंटिन्यूस टेंस दिख जाता है हम चेंज करते हैं उसे बीइंग V3 में, और जो भी यहाँ मेंशन्ड है उसको तो भैया एज इट इज रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कि वॉज रखना है कि वर रखना है, तो वॉज वर प्लस V1 ING के लिए क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, तो जहां पे भी वॉज बीइंग V3 या वर बीइंग V3 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब V है क्या, डिस्कस, तो डिस्कस का V3 भी क्या होगा, डिस्कस्ड, यानी हमको क्या चाहिए भाई, ऑप्शन में वॉज वर बीइंग डिस्कस्ड, जहां पे भी ये तीनों वर्ड्स एक साथ नहीं है वो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। पहला ऑप्शन है वॉज डिस्कस्ड, बीइंग नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। वर बीइंग डिस्कस्ड, हाँ भाई वर है, हम देख लेते हैं। फिर वॉज बीइंग डिस्कस्ड, ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वर बीइंग डिस्कस्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शंस में क्या ऐसी चीज है जो डिफर कर रही है, यहाँ दिया है वर बीइंग डिस्कस्ड, यहाँ दिया है वॉज बीइंग डिस्कस्ड, और यहाँ दिया है वर बीइंग डिस्कस्ड, यानी अगर हम वर और वॉज का फंडा क्रैक कर लें तो फिर हमारा ऑप्शन हमको मिल जाएगा। कैसे करोगे क्रैक, ऑब्जेक्ट देख लो किसका, एक्टिव वॉइस का, क्योंकि वही तो बनने वाला है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द एम्प्लॉइज हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं डिस्कशन का काम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। रिसीव कौन कर रहा है, किसके साथ डिस्कशन हो रहा है, द प्रपोजल पे डिस्कशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब द प्रपोजल क्या है, सिंगुलर, यानी ये वॉज यूज करेगा कि वर वॉज, यानी जिस भी ऑप्शन में वर है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। इसमें क्या है वर, दिस इज रॉन्ग, इसमें भी क्या है वर, दिस इज रॉन्ग, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज द प्रपोजल वॉज बीइंग डिस्कस्ड बाय द एम्प्लॉइज। और बहुत ही ईजी है ये, क्यों, क्योंकि द प्रपोजल यहाँ शिफ्ट हो गया, द एम्प्लॉइज यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये हो गया वॉज बीइंग डिस्कस्ड, क्लियर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, द बॉस गेव द एम्प्लॉइज अ रिवॉर्ड,
यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गेव की। ये है हमारा वर्ब और ये क्या है भाई, V2। क्या हो गया ये, इंडेफिनिट पास्ट। और इनडेफिनिट पास्ट है तो क्या करते हैं, V2 के लिए हम रखते हैं वॉज वर और फिर रख देते हैं V3। यहां V क्या है, गेव, ये बन जाना चाहिए वॉज वर गिवन। क्लियर। तो जिस भी ऑप्शन में ये नहीं दिया वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। पहला ऑप्शन क्या है, हैज गिवन, भाई ये कैसे हो गया, प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही। फिर दिया है वॉज बीइंग गिवन, कंटिन्यूअस है ही नहीं तो बीइंग कैसे आ गया। वर गिवन, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है वर गेव, भैया दिस इज रॉन्ग क्योंकि गेव को हमने V2 रख दिया, V2 तो रखना ही नहीं पैसिव में, V3 रखना है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो गेव देने का काम कौन कर रहा है, हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, द बॉस, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या भाई, द एम्प्लॉइज को दिया है, क्या दिया है, रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड कौन ले रहा है, एम्प्लॉइज ले रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अ रिवॉर्ड हो गया हमारा अदर वर्ड या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। अब क्या करोगे, इसे इंटरचेंज कर दो। तो क्या बन जाएगा, द एम्प्लॉइज गेव क्या बन जाएगा, वॉज या वर गिवन। हमें पहले ही दिया हुआ है द एम्प्लॉइज हैं, ये है क्या प्लूरल, तो मिल जाएगा द एम्प्लॉइज वर गिवन अ रिवॉर्ड बाय द बॉस। यानी कि अब हम अ रिवॉर्ड कहाँ रखेंगे, अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते हो ये सेंटेंस बन जाता है द एम्प्लॉइज वर गिवन बाय द बॉस अ रिवॉर्ड। और अगर आप इसे बनाते हो द एम्प्लॉइज वर गिवन अ रिवॉर्ड बाय द बॉस, तो क्या सही लगता है आपको, गिवन अ रिवॉर्ड कि गिवन बाय द बॉस अ रिवॉर्ड। तो ये क्या लग रहा है ऐसा कि भाई ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ इशू है, क्योंकि अगर हम लिख दें अ रिवॉर्ड गिवन के साथ तो फिर ये ज़्यादा सही बैठेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाता है भाई, कि गिवन अ रिवॉर्ड बाय द बॉस। क्लियर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को देखेंगे कि भाई क्या ज़्यादा सही लग रहा है, कि अ रिवॉर्ड वहीं रखे रहने दे कि गिवन के साथ ले आए। तो गिवन के साथ ज़्यादा ठीक लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाता है, द एम्प्लॉइज वर गिवन अ रिवॉर्ड बाय द बॉस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, whom does he look for। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, इंटेरोगेटिव WH वर्ड, बट क्या है यहाँ whom, और whom किस में चेंज होता है, who में। क्लियर। तो जिस भी ऑप्शन में हु नहीं है वो क्या होगा, गलत। तो सबसे पहले यही देख लो, यहाँ दिया हुआ है भाई हु तो दिया ही नहीं है, यहाँ दिया हुआ है हु, इधर पे भी हु नहीं दिया और यहाँ दिया हुआ है हु। तो दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। जो दो ऑप्शन बचते हैं उनमें देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ये है यहाँ पर हु इज लुक्ड फॉर हिम, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, यानी इसमें हमने बाय मिस कर दिया प्रेपोजिशन और लास्ट ऑप्शन में हमने बाय लिख दिया। और ये तो भैया चाहिए ही, हमारा क्या है ये है पैसिव वॉइस। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है हिम तो बाय तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ बाय नहीं है तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर। यानी तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट, और हमको मिल गया हमारा राइट आंसर। अब रूल्स देखते हुए ये सेंटेंस भी सॉल्व कर लेते हैं। whom does he look for, तो whom तो बन गया हु, फिर है ये डज ही लुक फॉर। तो डज किस में चेंज हो जाता है भाई, इज MR में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, लुक फॉर हो गया हमारा वर्ब। क्लियर। क्या बन जाएगा, ये डज बन जाएगा इज MR, ही चेंज हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट में, और लुक फॉर का हम कर देंगे क्या भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाना चाहिए V3, लुक्ड फॉर। क्लियर। तो लुक फॉर तो एक साथ जाने वाला है, और फिर हम यहाँ क्या रखेंगे, ही का क्या बन जाएगा, बाय हिम, और डस का क्या हो जाएगा, इज MR में से कुछ। तो ये हो गया हु, फिर इज MR जगह छोड़ दो, ये बन जाएगा यहाँ पर लुक्ड फॉर बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब लुक्ड फॉर यानी कि किसको देखा जा रहा है, तो ये हो जाता है हु इज। क्लियर। यहाँ इसीलिए हम यूज करेंगे इसको, क्योंकि हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, हमें प्लूरल नहीं बताया है कि हु आर लुक्ड फॉर, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे हु इज। और कंफ्यूजन हो भी तो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन में भी क्या दिया है, इज। क्लियर। तो ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट सी 11th क्वेश्चन, द हाउस नीड्स
रेनोवेशन। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा मिसलेनियस का सेंटेंस, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें सेंटेंस में क्या मिल जाए, नीड्स, तो फिर हमारा कोई स्ट्रक्चर फॉलो होता है। और वो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है? हम क्या करते हैं भाई, जो भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रखते हैं, फिर लिखते हैं नीड्स, नीड्स का रखते हैं नीड टू बी, तो नीड्स टू बी, सॉरी, तो हाउस जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज, नीड्स का बन जाएगा नीड्स टू बी, और फिर हम रखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट या सॉरी वर्ब का रखते हैं V3। तो ये हो जाता है सब्जेक्ट नीड्स टू बी V3। अब कर दो इसको, जहां पे भी नीड्स टू बी नहीं है वो क्या हो जाएगा, गलत, या फिर जहां सब्जेक्ट को एज इट इज नहीं मेंशन किया वो भी हो जाएगा क्या, गलत, या V3 नहीं दिया तो वो भी गलत। तो आपको जो चीज देखनी वो देख लो। पहले सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट द हाउस से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, द हाउस से, ये करेक्ट है। ये भैया वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये भी स्टार्ट हो रहा है द हाउस से, ये भी स्टार्ट हो रहा है द हाउस से, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर किसकी बात हो रही है, फिर बात हो रही है नीड्स टू बी की, तो जो नीड्स टू बी नहीं यूज कर रहा वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं है नीड्स टू बी, यहाँ पे नीड्स टू बी नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन है जहां नीड्स टू बी गिवन है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? बाकी बचता क्या था, V3। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहता है, लिख दो द हाउस नीड्स टू बी, V3 क्या होगा, रेनोवेशन का रेनोवेटेड। तो क्या बन गया सेंटेंस, द हाउस नीड्स टू बी renovated. Clear? So this is the correct option for our 11th question. Let's see the 12th question. What can I say about her? ये क्या है, what है। what क्या होता है भाई, हमारा interrogative word। तो what क्या है, WH word। क्लियर? अब हमें WH वर्ड यूज करते हुए सेंटेंस को हम क्या करते हैं, उसे एज इट इज कॉपी करते हैं, राइट? तो यहाँ WH वर्ड तो एज इट इज रहने वाला है, बाकी हम देख लेते हैं। कैन आई से अबाउट हर, यानी यहां हम यूज कर रहे हैं एक मॉडल सेंटेंस। क्लियर? अब मॉडल है, हैव दिया है क्या, नहीं, यानी हम मॉडल के लिए क्या यूज करने वाले हैं, BV3। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस ढूंढेंगे जहां पर व्हाट एज इट इज भी दिया हो और जहां BV3 दिया हो। नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। बट उसके पहले V तो देख लो क्या है, से है V, और V3 क्या होता है, सेड। तो ये बन जाना चाहिए बी सेड, और WH वर्ड यानी व्हाट से बिगिन होना चाहिए हमारा सेंटेंस। क्या है ये, व्हाट 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 व्हाट, ठीक है, क्लियर। फिर क्या दिया हुआ है, कैन आई से, ये कहीं ना कहीं बी सेड बताए, तो जहां बी सेड लिखा है बी सेड, यहाँ बी नहीं है, यहाँ पर बी सेड, ओके। नेक्स्ट, मॉडल जो है वो एज इट इज कॉपी होना चाहिए, राइट? तो मॉडल क्या है हमारा, कैन, तो कैन को एज इट इज रखो। यहां हमने क्या देखा भाई, ये तो कुड है, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। अब क्या बचते हैं, दो सेंटेंसेस, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। What can be said about her by me? What can be said about her by me? यानी कि both the sentences are correct, यानी यहाँ पर कुछ एरर नहीं है। हम इसे बना देते हैं, I बना देते हैं इसको। क्लियर? यानी कि ऑप्शन में हमें I का क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। क्लियर? तो इसीलिए सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर what जो है एज इट इज कॉपी करोगे, कैन को एज इट इज रखोगे, फिर I है हमारा सब्जेक्ट, से है वर्ब, अबाउट हर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर कैसे, कि what can be said about her by me। क्लियर? तो ये बन जाता है हमारा करेक्ट सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The doctor was helping the patient। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, was helping, यानी was V1 ing, ये हो गया past continuous, राइट? अब यहाँ पे क्या क्या mentioned है, the doctor is the subject, the patient is the object। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई जब भी हमें पास्ट कंटिन्यूस दिखता है हम बोलते हैं was, were प्लस being प्लस V3, ये यूज करना है। अब बात किसकी हो रही है, हेल्प की, यानी यहां हमको चाहिए was, were, being helped। जिसमें भी ये ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा वो क्या होगा, हमारा रॉन्ग ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ दिया है had been, नहीं भाई ये तो गलत हो गया। फिर दिया है was being helped, हाँ दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। was helped being नहीं है, was helped being नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? अब देखते हैं इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो द डॉक्टर सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट,
द पेशेंट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग बन जाएगा क्या, वॉज बीइंग हेल्प्ड। तो सेंटेंस किस में चेंज होगा, द पेशेंट वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द डॉक्टर, और यही तो है हमारा सेंटेंस। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। Someone will finish the project by 3 PM। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो अगेन हमने देखा था इन मिसलेनियस कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो समवन से, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप बाय समवन लिखो, यानी कि ऑब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जब हम जनरलाइज्ड बोलते हैं, इनडेफिनेट सब्जेक्ट है हमारा कि किसी ने तो, ठीक है, अब किसी ने तो बोल दिया है तो हमें पता ही है वो एक्शन परफॉर्म है तो किसी ने तो किया होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको लिखना मैंडेटरी नहीं समझते। गलत नहीं बोला है कि गलत होता है, मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, आप उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो यहाँ जिस भी ऑप्शन में बाय समवन लिखा हो वो भी सही हो सकता है, नहीं लिखा हो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कोई ट्रिक देखने की। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। दिया है विल फिनिश, ये है विल V1, ये है इनडेफिनेट फ्यूचर, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी V3, यानी विल बी फिनिश्ड। क्लियर? तो ये बन जाएगा यहां पर विल फिनिश्ड का विल बी फिनिश्ड। जहां पे भी विल बी फिनिश्ड नहीं दिया वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये विल फिनिश इज रॉन्ग, विल बी फिनिश्ड इज करेक्ट, will finished is wrong and will have been finished is super duper wrong। क्लियर? यानी हमारा ऑप्शन क्या है भाई, सेकेंड ऑप्शन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। Someone will finish the project by 3 PM, ये हो गया will finish हमारा verb, the project है हमारा ऑब्जेक्ट, by 3 PM is other word, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, someone। अब by someone लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा the project will be finished by 3 PM। The project will be finished by 3 PM। करेक्ट? ओके, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। Let's see the next 15th question। The furniture needs painting। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कहाँ देखे थे भाई, जहां लिखा है the furniture needs painting, यानी कि यहाँ बात हो गई है नीड्स की, और हम नीड्स के लिए देखते हैं कि हम नीड्स को चेंज करने वाले हैं नीड्स टू बी में। अभी क्वेश्चन किया था एक, तो जहां नीड्स टू बी नहीं मेंशन्ड है उसे रिमूव कर दो। तो पहला ऑप्शन है नीड्स टू बी, ओके। नीड टू इज रॉन्ग, नीड्स टू बी डन, यस नीड्स टू बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नीड्स टू बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? अब क्या देखोगे यहाँ पर कि भाई हम नीड्स टू बी हैं और हमें चाहिए V3, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट एज इट इज प्लस नीड्स टू बी प्लस V3। तो जहां पे भी सब्जेक्ट दिया है उसे एज इट इज रखना है, पहली बात। दूसरी बात V3 आना चाहिए नीड्स टू बी के बाद। यहां नीड्स टू बी के बाद डन है, हाँ बिल्कुल डन हो गया हमारा V3। कैसे पता डन, क्योंकि यहां पर तो भैया पेंटिंग दिया है, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। फिर दिया है नीड टू पेंटेड, रॉन्ग। नीड्स टू बी डन, नहीं भाई डन इज द रॉन्ग वर्ब, क्योंकि पेंटिंग दिया है ना करने के लिए, तो पेंटिंग हो गया वर्ब। तो इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, डी, द फर्नीचर सब्जेक्ट नीड्स टू बी पेंटेड V3। क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे विल ब्रेक द एंटायर बिल्डिंग। किसकी बात हो रही है, विल ब्रेक, विल V1 की। ये क्या है, इनडेफिनेट फ्यूचर। क्लियर? अब ये इनडेफिनेट फ्यूचर है, यानी इसे हम चेंज करने वाले हैं विल शैल, जो भी गिवन है, प्लस बी प्लस क्या होगा यहाँ V3। यानी हमें दिया है विल, तो यहां पर हमें दिखना चाहिए विल बी V3। क्लियर? अब V क्या है, ब्रेक, ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन, तो विल बी ब्रोकन जहां नहीं मिला वो सेंटेंस क्या होगा, गलत। चलिए देखते हैं। विल ब्रोकन इज रॉन्ग, विल बी ब्रोकन यस करेक्ट, विल बी ब्रेकिंग इज रॉन्ग एंड विल बीइंग ब्रोकन इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड आंसर। क्लियर? अब इसे करते हैं कन्वर्ट। दे बन गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ब्रेक कौन करने वाला है, दे, तो दिस इज द सब्जेक्ट। विल ब्रेक है हमारा वर्ब, फिर द एंटायर बिल्डिंग है ऑब्जेक्ट। तो क्या करोगे, सबसे पहले इंटरचेंज कर दो। तो दे बन गया ऑब्जेक्ट, एंटायर बिल्डिंग बन गया सब्जेक्ट। तो द एंटायर बिल्डिंग विल बी ब्रोकन बाय देम, और यही है हमारा करेक्ट
आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। क्या बोला जा रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, यानी यहां है डिस्कवर्ड V2। अब ये V2 है तो ये क्या है भाई, इंडेफिनेट पास्ट, यानी ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए वॉज वर V3 में, यानी जहां भी वॉज वर V3 यानी वॉज वर डिस्कवर्ड, क्योंकि V2 और V3 दोनों डिस्कवर्ड होते हैं। क्लियर? तो ये जो है बन जाएगा वॉज वर डिस्कवर्ड। तो जिस भी सेंटेंस में वॉज वर डिस्कवर्ड गिवन नहीं है दैट इज द रॉन्ग आंसर। यहां क्या दिया है, हैव बीन डिस्कवर्ड इज रॉन्ग, वॉज डिस्कवर्ड नहीं भाई, हाँ यस वॉज डिस्कवर्ड कैन बी पॉसिबल, विल बी डिस्कवर्ड अरे भाई ये तो फ्यूचर का हो गया, और हैड डिस्कवर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी करेक्ट क्या हो गया, विल बी डिस्कवर्ड। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दिस सेंटेंस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन जाएगा ऑब्जेक्ट, पेनिसिलिन बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और डिस्कवर्ड बन जाएगा was discovered। तो सेंटेंस क्या बना, द पेनिसिलिन was discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज क्रिएटेड दिस मैस। अब ये क्या है भाई, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। बिगिन हो रहा है कौन से WH वर्ड, हु से, यानी ये जो WH वर्ड है हु, इसे हम चेंज किस में करते हैं, हमने देखा था कि जितने भी WH वर्ड्स बिगिन होते हैं भाई, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें हु और हुम इज द एक्सेप्शन। तो हु कौन सा एक्सेप्शन है, वो हो जाता है बाय हुम, और हुम चेंज हो जाता है हु में। तो ये क्या है हु, ये हो जाएगा बाय whom, because these two are the exceptions। क्लियर? अब who हो जाएगा by whom में चेंज, तो जिस भी ऑप्शन में by whom मेंशन नहीं है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। चलिए देखते हैं, अरे रे चारों ऑप्शंस में ही by whom जो है मेंशन है, यानी ये ट्रिक तो कंप्लीटली फेल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट की क्या है हमारे पास, दिया है हैज क्रिएटेड। हैज यानी प्रेजेंट, क्रिएटेड यानी V3, यानी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज होगा, हैज और हैव में से एक चूज करना, प्लस बीन प्लस V3। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास V क्या है, क्रिएटेड, तो यहां हम हैज हैव बीन क्रिएटेड, जिसमें भी ये ऑप्शन नहीं देखेंगे वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग ऑप्शन। अब पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हैज दिस बीन क्रिएट, ठीक है, हैज है, बीन है, क्रिएटेड है। अब ये जम्बल्ड अप है, शफल्ड अप है, वो हम बाद में देखेंगे कब क्या पे हमें क्या प्लेस करना है। फिर ये ऑप्शन पॉसिबल है, बीन क्रिएटेड भाई, हैज रिमूव हो गया, दिस इज रॉन्ग आंसर। वॉज तो है ही नहीं है, पास्ट टेंस, हम टेंस कभी चेंज नहीं करते पैसिव में। देन बीन क्रिएटेड, अगेन वी डोंट हैव हैज, यानी कि वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे करने वाले हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हु बन जाएगा बाय हुम, हैज क्रिएटेड दिस मेस। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस मैस, क्योंकि बाय होम ही हमारा काम कर देगा किसका, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने का। क्लियर? तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा पैसिव में, कोई बात नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये दिस मैस हो जाएगा यहाँ शिफ्ट, बिकॉज दिस मैस इज वॉज द ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा बाय होम दिस मैस हैज क्रिएटेड, बन जाएगा हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि दिस बोल दिया है, सिंगुलर है, तो हैज आ जाएगा। तो दिस मेस हैज बीन क्रिएटेड, और आगे आ जाना चाहिए बाय हुम, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। योर किचन नीड्स क्लीनिंग। अब नीड्स तो जो है बहुत ही इजी हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नीड्स जैसे ही दिखेगा क्या करते हैं भाई, पैसिव में चेंज करने के लिए नीड्स का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट को एज इट इज रखो, नीड्स बन जाता है नीड्स टू बी, और उसके बाद हम रखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
क्लियर। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, योर किचन, यानी जिस भी सेंटेंस में हम योर किचन को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। क्लियर। अब यहाँ योर किचन से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यस, तो दिस ऑप्शन इज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट में देखिए आप, क्लीनिंग आ गया है, यानी हमने सब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी नहीं किया, स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, योर किचन नीड्स टू बी क्लीन्ड, सेम चीज, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कॉपी पेस्टेड है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। नेक्स्ट, क्लीनिंग नीड्स ऑफ योर किचन, भाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा अगेन स्ट्रक्चर जो है फॉलो नहीं हो रहा है, हम योर किचन को कॉपी नहीं कर रहे। क्लियर। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और सी। अब इस ऑप्शन में हम वो चीज देखते हैं जो कि क्या है, डिफरेंट, और फिर हम देख पाएंगे कि उस चीज के ऊपर ही हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया है, योर किचन नीड बी क्लीन, योर किचन नीड्स टू बी क्लीन, वेरी इजी, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है, नीड्स टू बी, और यहाँ V3 भी दिया है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी सब्जेक्ट योर किचन, नीड्स बन जाएगा नीड्स टू बी, और क्लीनिंग हो जाएगा क्लीन्ड, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। पीपल से दे आर इंटेलिजेंट। अब हमने इस टाइप का सेंटेंस भी देखा था मिसलेनियस में कि जब भी हम क्या करें, किसी इनडेफिनिट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलूं कि लोग कहते हैं कि ये जो है बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच हैं, तो अगर मैंने बोला लोग कहते हैं, तो क्या आपको समझ आया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं, मैंने जनरली बात की, तो वर्ल्ड में कोई भी हो सकता है वो। यानी जब हम जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो भी वो ऑप्शन सही होगा। यानी हम यहाँ पर पीपल को हटा देते हैं और पीपल की जगह यूज करते हैं इट इज, और आगे मेंशन करते हैं V3 को। क्लियर। तो यहाँ पर सेंटेंस में पीपल जिस भी ऑप्शन में मेंशन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। यहाँ पर दिया है इट इज, ठीक है, ये ऑप्शन इज पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन में दिया है पीपल, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि पीपल इज व्हाट, एन इनडेफिनेट सब्जेक्ट, और इसे हम इग्नोर करने वाले हैं। नेक्स्ट, इट इज सेड, पॉसिबल। नेक्स्ट दिया हुआ है दे। अब हम देख नहीं रहे भाई कि दे यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं, हमको ये पता है कि इट इज से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट। इसका मतलब हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचते हैं, हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देख लो वो चीज जो इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट है। ऑप्शन ए है इट इज सेड दैट दे वर इंटेलिजेंट, और ऑप्शन सी है इट इज सेड दैट दे आर इंटेलिजेंट। यानी हमें देखना है कि आर आ रहा है कि वर आ रहा है। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम कर देंगे उसे वर, और अगर प्रेजेंट में है उसे हम कर देंगे आर। बट अगर जनरली कॉमन सेंस यूज करो तो हम क्या बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं, तो क्या होगा, आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है, आर इंटेलिजेंट। तो क्या करोगे, आर को पास्ट टेंस में चेंज करोगे क्या, नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। तो इसीलिए जिस भी ऑप्शन में वर था वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो ये भी हो गया रॉन्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज सेड दैट दे आर इंटेलिजेंट। क्लियर। और हमारा इस सेंटेंस को, यानी जब भी हमें पीपल वगैरह आगे स्टार्ट हो जाए कि पीपल से, तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, वो स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। पीपल से बन जाता है इट इज सेड दैट, और आगे जो भी सेंटेंस मेंशन्ड हो। इट इज सेड दैट, क्या दिया हुआ था, दे आर इंटेलिजेंट, तो उसको एज इट इज रख दो, दे आर इंटेलिजेंट। ये है हमारा स्ट्रक्चर फॉर दिस मिसलेनियस सेंटेंस। क्लियर। चलिए लेट्स सी द 21st क्वेश्चन। अ चाइल्ड कुड नॉट डू दिस मिसचीफ। किसकी बात हो रही है, अ चाइल्ड की। फिर कुड नॉट है, क्या हो गया हमारा मॉडल। डू दिया हुआ है वर्ब, दिस मिसचीफ। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉडल की बात हो रही है, मॉडल को चेंज नहीं करना, नंबर 1। कुड ही होना चाहिए सेंटेंस में। नंबर 2, कुड नॉट के बाद क्या करोगे, हमें पता है हम मॉडल के बाद अगर हैव होता है तो बीन लगाते हैं, और ऐसे ही मेंशन्ड है कुड नॉट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब, तो हम क्या रखते हैं, कुड नॉट बी V3। यानी वी क्या है, डू। जिस भी सेंटेंस में कुड नॉट बी डन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुड नॉट बी नहीं है, कुड नॉट नहीं है, कुड नॉट बी डन, यस,
कैन नॉट, एक तो कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या है यहाँ पर कि हमने कुड को चेंज करके कैन कर दिया, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। यानी हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सेंटेंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुड नॉट डू, यानी डू का जो एक्शन है वो परफॉर्म कौन कर रहा है, अ चाइल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट। कुड नॉट हो गया मॉडल, डू हो गया मेन वर्ब, और दिस मिसचीफ क्या नहीं कर सकता, दिस मिसचीफ, तो वो क्या हो गया हमारा वर्ब। अब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट। अब क्या करोगे, इसे इंटरचेंज, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, दिस मिसचीफ बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। क्लियर? तो अ चाइल्ड बन गया ऑब्जेक्ट, दिस मिसचीफ बन गया सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा सेंटेंस दिस मिसचीफ। फिर कुड नॉट को तो एज इट इज रखोगे, कुड नॉट, फिर आगे क्या लगाओगे, बी, और V3 हो गया डन। तो दिस मिसचीफ कुड नॉट बी डन बाय, सब्जेक्ट क्या है, अ चाइल्ड, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए लेट्स सी 22 क्वेश्चन। दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका सॉल्यूशन, कि यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि दे विल, यानी जो भी लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो लोग विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। पहले तो हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज है सीखने की वो देखेंगे। सबसे पहली बात यहां है विल आस्क, यही है हमारा वर्ब, तो विल हो गया फ्यूचर और आस्क हो गया V1, यानी ये बन गया इनडेफिनेट फ्यूचर। तो ये किस में चेंज होगा, इसका पैसिव बनेगा विल बी V3, V क्या है, आस्क, तो विल बी आस्क्ड जिस भी ऑप्शन में है वो हमारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। will asked is wrong, will be asked possible, will be asked is wrong, will be asked is correct। यानी हमारे पास दो ऑप्शंस मिल गए हैं जो सही हो सकते हैं। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। You will be asked a lot of questions at the interview by them, you will be asked a lot of questions by the interview, यानी यहाँ पर ये at the missing है, हमने यहाँ at लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है by। दूसरी बात, यहां लिखा है एट द इंटरव्यू, यहां लिखा है बाय द इंटरव्यू, तो ये तो कॉमन सेंस है, इंटरव्यू से थोड़ा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो पूछता है क्वेश्चंस, राइट? तो यहां इसीलिए एट था, ये बाय कर दिया, तो दिस इज व्हाट, रॉन्ग। दूसरी चीज सीखने की यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन में बाय देम नहीं भी दिया होता तो क्या ये ऑप्शन सही होता? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंटरव्यू में अगर हम बोल रहे हैं कि they will ask you a lot of questions at the interview, ये कैसे चेंज होगा पैसिव में, ये हो जाएगा will be asked, you है हमारा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, you will be asked a lot of questions at the interview other words, और यहां आ जाएगा by them। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलूं you will be asked a lot of questions at the interview, अब ये क्या कॉमन सेंस नहीं है, ये क्या हम समझ नहीं पा रहे कि इंटरव्यू में सामने वाला जाएगा तो उससे क्वेश्चंस कौन करेगा? वहां पे जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं वो, कि जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, राइट? तो वहां पर हम अगर बाय देम नहीं भी लिखे तो भी ये क्या है, चीज बहुत ज्यादा समझी जा सकती है, ऑब्वियस है कि हाँ यहाँ बाय देम होगा या बाय समवन होगा, राइट? इसीलिए अगर कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिलता यहाँ जहां पर बाय देम मेंशन नहीं है तो भी वो आंसर सही होता, यानी यहाँ दे जो है वो डेफिनेट नहीं है। हमें नहीं पता हम जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां हमारा इंटरव्यू जो लेगा, जो क्वेश्चंस करेगा वो कौन है, हम तो ना जानते हैं उनको, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर हम बाय देम लिखे या ना लिखे, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, बाय देम भी सही है, अगर बाय देम नहीं आता तो भी सही है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाता है यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू बाय देम। क्लियर? चलिए लेट्स सी 23rd क्वेश्चन। इट इज हर ड्यूटी टू मेक कॉफी एट 9 o'clock। क्या बोल रहे हैं, ये उसकी ड्यूटी है कि वो कॉफी रोज सुबह 9 बजे बना दे। ठीक है, अब यहां हमने दिया है इट इज हर ड्यूटी टू मेक कॉफी एट 9 o'clock, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें उसके पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टू मेक, यानी मेक है हमारा मेन वर्ब जो कि दिया हुआ है V1 और इट इज भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये इंडेफिनेट प्रेजेंट है। तो हम इज एम आर जो भी है वो देख लेंगे क्या यूज करना है, बट हमें ये पता चल गया कि मेक का V3 मेड होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं जिस भी ऑप्शन में मेड नहीं है वो रॉन्ग आंसर है। यहाँ क्या दिया हुआ है, टू मेक, टू मेक, टू बी मेड,
टू मेक यानी सिर्फ मेड दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है क्या? हो सकता है। बाकी ऑप्शंस क्या हो गए? गलत। अब ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कॉफी इज टू बी मेड बाय हर एट 9 o'clock। इट इज हर ड्यूटी टू मेक कॉफी एट 9 o'clock। कॉफी क्या है भाई? बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट कॉफी। और ये क्या है? ड्यूटी। किसकी ड्यूटी? हर ड्यूटी। तो हर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ इसीलिए कॉफी और हर जो है इंटरचेंज होंगे। टू मेक क्या हो जाएगा? टू बी मेड। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि टू के बाद हमेशा V1 आएगा ही आएगा। क्लियर? यहां हम हमेशा इसे बोलते हैं टू प्लस इंफिनिटिव। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटिव किसको कहते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को। तो टू दिख जाए तो आगे हमें V1 चाहिए, बट यहाँ पैसिव के लिए तो V3 बनाना पड़ेगा मेड, इसीलिए हम क्या करते हैं? टू बी फैमिली से बी को ले आते हैं और ये बन जाता है टू बी मेड। क्लियर? तो ये बन गया कॉफी इज टू बी मेड बाय हर एट 9 o'clock। तो दिस इज व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस में भी एक चीज सीखने की है, वो है शी इज आस्क्ड टू मेक कॉफी एट 9 o'clock, शी इज सपोज्ड टू मेक कॉफी एट 9 o'clock, शी इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉफी एट 9 o'clock। यानी इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि शी इज, क्योंकि हर था ऑब्जेक्ट, इसे हम बना देते हैं सब्जेक्ट, तो ये हो जाता है शी इज। अब ड्यूटी है तो हमने क्या पढ़ा था एक बार, एक किसी वीडियो में हमने सपोज और सपोज्ड टू में डिफरेंस पढ़ा था कि सपोज्ड टू यानी आपको करना ही है, या आपकी ड्यूटी है, राइट? सपोज्ड टू हम यूज ही ऐसे करते हैं। तो हमने वहाँ क्या सीखा था कि सपोज्ड टू ड्यूटी के लिए। यहाँ पे दिया है आस्क्ड, अब उससे पूछा नहीं गया है, उससे बोला गया है कि तुम्हारी ड्यूटी है ये, तो पूछा नहीं गया है, तो आस्क्ड टू तो हो नहीं सकता। फिर दिया है सपोज टू, हाँ पॉसिबल है, सपोज टू का मतलब ही होता है कि ड्यूटी है सामने वाले की, उसको करना ही है ये चीज़। फिर यहाँ है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि उसको करना ही है, रिक्वायर्ड नहीं है, उसको रखा नहीं है काम पे। क्लियर? तो ये क्या हो गया कि सपोज टू भी अगर हमें मिल रहा है ऑप्शन में, तो भी हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, शी इज सपोज्ड टू मेक कॉफी एट 9 o'clock, और यहाँ सपोज्ड हमारा V3 की तरह एक्ट कर देगा। क्लियर? यानी हमें ये ऑप्शन भी मिलता है तो भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही। बट यहाँ हमको हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को मोर एप्रोप्रिएट मानेंगे। क्लियर? यानी हमको इस तरीके से भी मिल जाता हमारा ऑप्शन, तो भी हम बोलते येस वी कैन चूज दिस एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? तो कभी आपको ऐसे शी इज आस्क्ड टू, शी इज रिक्वायर्ड टू, शी इज सपोज टू, ऐसे कोई सेंटेंसेस में मिले तो उसे एक बार पढ़ के देख लेना कि क्या सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो फिर वो आपका सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। क्लियर? चलिए लेट्स सी 24th क्वेश्चन। डोंट लाफ एट मी। अब क्या हुआ? ये मेरी टोन सी समझ आ गया, सामने वाला ऑर्डर कर रहा है या फिर कमांड दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? डू नॉट लाफ एट मी, राइट? अब यहां डू तो हट ही जाता है क्योंकि हम डू डज डिड हटा देते हैं, राइट? अब देखते हैं यहाँ बात हो रही है कमांड की, तो हम कमांड यूज करेंगे तो लेट का यूज करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें दिया है क्या कि ये कमांड है, ऑर्डर है, क्या है। तो हमें पहले में दिया आई एम लाफ्ड एट, लेट, ओके कमांड का दिया है, यानी एक भी ऑप्शन दिया है तो चेक तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? हम बोलते हैं लेट, फिर यहाँ पे बात होगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो लेट me be not laughed, let me be laughed at, let me be not laughed at। यानी यहां हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ me, तो हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। let यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? me। किस पे बातचीत हो रही है? me पे। लिखते जाते हैं let me, let ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या रखते थे? be, रख दो be, let me be। फिर आगे आप रखते थे क्या? V3, रख दो V3। क्या है यहाँ पे? we laugh, क्या बन जाएगा? laughed। अब नेगेटिव की बात हो रही है, यानी कि लेट मी बी नॉट लाफ्ड, और आगे क्या दिया हुआ है? एट। तो यहाँ एट को भी नहीं भूलोगे और यहाँ नॉट को भी नहीं भूलोगे, यानी हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस था उसमें एंड में एट लगा दो, बी के बाद नॉट लगा दो, क्योंकि नॉट लाफ है, राइट? तो क्या बन गया सेंटेंस? लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। और क्या ये हमारा सही आंसर है? यस, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ऊपर दिया है आई एम लाफ्ड एट, तो यहाँ पर इंपेरेटिव का कोई वर्ड यूज नहीं किया, ना यू आर ऑर्डर टू, ना ही लेट मी, राइट? फिर लेट मी बी नॉट लाफ्ड, तो ये क्या हो गया? लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट नहीं है यहाँ, एट कहाँ चला गया? तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। लेट मी बी लाफ्ड एट, भाई ये तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। और इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो हमको मिल चुका है कि लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। क्लियर? चलिए लेट्स सी द 25th क्वेश्चन। वन मस्ट कीप वंस वर्ड्स। अब ये सेंटेंस भी हम देख चुके हैं इन मिसलेनियस कि जब भी हमारे पास सेंटेंस ऐसा आए वन वंस, हम क्या करते हैं? इन दोनों को
इग्नोर करते हैं। क्लियर? और फिर हम क्या लिखते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट करते हैं और फिर हम लगाते हैं मस्ट वाले जो मॉडल के रूल्स हैं वो और V3 वाले रूल्स, यानी कि हम ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट वाला फंडा ही यूज करते हैं जो नॉर्मल हमारा सेंटेंस का फंडा है। क्लियर? यानी वन और वंस को हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ वन और वंस हट जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ड्स, ये यहाँ चला जाएगा। मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल एज इट इज कॉपी होगा। मॉडल के बाद क्या रखोगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने रखा बी। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने रख दिया कीप का थर्ड केप्ट, यानी सेंटेंस हो जाता है वर्ड्स मस्ट बी केप्ट। क्लियर? तो जिस भी ऑप्शन में ये सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट आंसर है। वंस वर्ड्स मस्ट बी केप्ट बाय वन, नहीं भाई वंस और वन तो हम हटा ही देते हैं। वंस वर्ड्स, अगेन दिस इज रॉन्ग। वर्ड्स मस्ट बी केप्ट, या दिस इज द राइट आंसर। वर्ड्स मस्ट बी कीप, यहाँ V3 ना देके V1 दे दिया, तो करेक्ट आंसर क्या है, वर्ड्स मस्ट बी केप्ट। क्लियर? वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। वन मस्ट फॉलो देयर वर्ड्स, तो वर्ड्स मस्ट बी फॉलोड, राइट? यानी यहाँ पर हम वन वंस जो है हटा देते हैं और बाकी जितने भी चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स करते हैं। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। वॉज द मेड ब्रिंगिंग द वाटर? यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पास्ट का हमने इंटेरोगेटिव बनाया, यानी टेंस का कोई रूल फॉलो होगा। क्या दिया है, मेड ब्रिंगिंग, यानी ब्रिंगिंग है हमारा वर्ब और इसका V3 ब्रॉट होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ वॉज और वर जो है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, द वाटर, द वाटर क्या है, सिंगुलर, यानी वॉज एज इट इज रहने वाला है। तो जहां पे भी वॉज है बिगिनिंग में और ब्रिंगिंग का V3 ब्रॉट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ वॉज को इस कर दिया भैया रॉन्ग, यहाँ वॉज है, क्या ब्रॉट है, यस। यहाँ वॉज है, ब्रॉट है, यस। यहाँ पे भी वॉज है और ब्रॉट है। अब ये क्या है, एक इंडेफिनिट पास्ट है। नॉर्मली क्या दिया है, वॉज ब्रिंगिंग, ING है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट? तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करते हो, जो भी वर्ब है हमें पता है यहाँ वॉज प्लस रखते हो बीइंग V1 ING के लिए प्लस V3। क्लियर? तो यहाँ क्या यूज करेंगे, वॉज बीइंग ब्रॉट, तो जहां पे भी बीइंग नहीं है वो ऑप्शन भी गया। तो सेकंड ऑप्शन में बीइंग नहीं है, थर्ड ऑप्शन में बीइंग है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में भी बीइंग नहीं है, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वॉज द मेड ब्रिंगिंग द वाटर। ये हो जाएगा वॉज द वाटर, द मेड, ब्रिंगिंग हो जाएगा बीइंग ब्रॉट। तो बन गया सेंटेंस, वॉज द वाटर बीइंग ब्रॉट बाय द मेड। क्या यही है ऑप्शन, यस, वॉज द वाटर बीइंग ब्रॉट बाय द मेड। क्लियर? नेक्स्ट इज 27th क्वेश्चन। Someone closed the door। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिसलेनियस में भी पढ़ा है कि जब भी आ गया someone, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या, जनरलाइज्ड सब्जेक्ट, इंडेफिनिट सब्जेक्ट, हम क्या करेंगे, इसको एज ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं भी करेंगे और कर भी सकते हैं, बट नहीं करना इज मोर एप्रोप्रिएट। तो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। क्लोज्ड द डोर, क्लोज्ड क्या है, V2, द डोर हो गया ऑब्जेक्ट, someone हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? अब V2 है तो ये हो गया इंडेफिनिट पास्ट, और क्या करते हो इंडेफिनिट पास्ट में, V2 के लिए रखते हो वॉज वर प्लस V3। मेन वर्ब क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड का V3 भी क्या होता है, क्लोज्ड, यानी वॉज वर प्लस क्लोज्ड आना चाहिए हमारा सेंटेंस में। चलिए देखते हैं किसके सेंटेंस में दिया हुआ है ऑप्शन में। वॉज क्लोज्ड, हाँ करेक्ट, is closed wrong, was being closed is wrong, had been closed is wrong, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, the door was closed। अगर यहाँ लिखा होता the door was closed by someone तो भी सही होता, बट हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद किया तो किसी ने तो किया होगा, राइट? तो ये क्या हो गया, the door was closed, तो the door ऑब्जेक्ट है, यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी सारे रूल्स टेंस के। डन। चलिए लेट्स सी द 28th क्वेश्चन। सीमा विल पास द क्वेश्चन पेपर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, विल पास, यानी ये है इनडेफिनेट फ्यूचर, क्योंकि विल है फ्यूचर का और V1 दिया हुआ है पास, और V1 तो इनडेफिनेट में यूज करते हैं। अब इनडेफिनेट फ्यूचर के लिए क्या करते हो, जो भी दिया है, यहाँ दिया है विल बी, V3 यूज करते हैं, यानी जहां विल बी और V3 क्या है, पास, पास्ड मेंशन नहीं होगा वो ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं, विल पास्ट
इनकरेक्ट है। विल बी पास इनकरेक्ट है। विल बी पास्ड यस पॉसिबल, विल बी पास्ड पॉसिबल। अब देखते हैं आगे का सेंटेंस कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो डिफर कर रहा है। द क्वेश्चन पेपर विल बी पास्ड बाय सीमा, द क्वेश्चन पेपर विल बी पास्ड विथ सीमा। अब यहाँ बाय प्रेपोजिशन यूज होगा कि विथ। पहली बात तो हमने पास्ड देखा ही नहीं था वर्ड, जो एक्सेप्शन थे उनमें। दूसरी बात देख लेते हैं कि हम यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो है वो सीमा के द्वारा पास किया जाएगा। बाय मतलब क्या, के द्वारा, और विथ मतलब के साथ। क्वेश्चन पेपर सीमा के साथ पास किया जाएगा। क्या चीज सही है, सीमा पास कर रही है ना क्वेश्चन पेपर, तो वो क्या होगा, के द्वारा, यानी विथ की वजह से मीनिंग क्या निकल रहा है, रॉन्ग। तो यहां पर हमारा प्रेपोजिशन क्या होगा, बाय, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसे हम चेंज भी कर देते हैं। क्या है, सीमा है सब्जेक्ट, विल पास है वर्ब, क्या बन जाएगा, विल बी पास्ड। द क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्ट। अब कर दो इंटरचेंज, द क्वेश्चन पेपर, सीमा बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी पास्ड बाय सीमा, और यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन। दिस बॉटल कंटेन्स इंक, किसकी बात हो रही है, कंटेन्स की। कंटेन्स क्या है, V1 S फॉर्म, किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा इज एम आर V3 में, क्योंकि ये V1S है, ये इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है, तो ये किस में चेंज होता है, V1 के लिए इज एम आर, और V3 हो जाता है कंटेंट। अब बात किसकी कर रहे हो, कंटेंट की। जैसे ही वर्ड दिख जाए कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट, हमें पता है कि हमारा प्रेपोजिशन बाय से चेंज होके क्या हो जाता है, इन, क्योंकि कंटेंट का मतलब किसी चीज को होल्ड करना, और वो अंदर होगा, इन होगा, इसीलिए यहाँ कंटेंट के साथ इन यूज होना चाहिए। क्लियर। तो जिस भी ऑप्शन में प्रेपोजिशन इन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ प्रेपोजिशन है इन, यहाँ बाय रॉन्ग, विथ रॉन्ग, टू रॉन्ग, यानी प्रेपोजिशन वाला फंडा हमें पता है, तो हमारा आंसर 2 सेकेंड्स में बन गया कि इंक इज कंटेन्ड इन द बॉटल। क्लियर। सॉल्व भी कर लो। क्या है ये, दिस बॉटल सब्जेक्ट, कंटेन्स वर्ब, इंक ऑब्जेक्ट। इंक बन जाएगा क्या, हमारा सब्जेक्ट। आगे क्या लगाओगे, कंटेन्स का हो जाएगा इज एम आर कंटेंट। इंक क्या है, लिक्विड अनकाउंटेबल, ये होगी सिंगुलर, तो बन जाएगा इज कंटेंट। फिर प्रेपोजिशन इन और हमारा ऑब्जेक्ट दिस बॉटल। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंक इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। Clear? Let's move to the last question, which is the 38th question है, your behavior surprises me। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, surprises। surprises का क्या हो जाएगा भाई, ये है V1S, ये हो गया indefinite present tense, और indefinite present tense में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं V1 के लिए is MR प्लस V3, और V3 क्या हो जाएगा, surprised। और जैसे ही हमको वर्ड सरप्राइज्ड दिखाई देता है, हमें पता चल जाता है कि भाई ये वही वर्ड है जो हमने पढ़ा था इन मिसलेनियस एक्सरसाइज कि जब भी सरप्राइज्ड वर्ड आ जाए आप प्रेपोजिशन एट का यूज करते हो, राइट। यानी जिस भी सेंटेंस में एट होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां दिया है बाय, दिस इज रॉन्ग, विथ रॉन्ग, बाय रॉन्ग, एट। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा प्रेपोजिशन एट यूज होगा विथ सरप्राइज। अब चेंज कैसे करोगे, योर बिहेवियर है सब्जेक्ट, वर्ब है सरप्राइजेस, मी है ऑब्जेक्ट। मी बन जाएगा क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। अब आई क्या यूज करेगा, एज एम आर में से एम, आई एम V3 सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड बाय की एट योर बिहेवियर। क्लियर। तो ये हो गया आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस। यानी एमसीक्यूज में से आपको सिर्फ एक की ढूंढनी है कि उस की के हेल्प से आप जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अनलॉक करो। देखो कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इन सारे ऑप्शंस में अगर नहीं होगी तो वो हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। और एलिमिनेशन की ट्रिक से ही एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और फिर अगर कोई ऑप्शन ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है तो फिर पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लो। तो इस तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमारी होती है फिनिश फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस। अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।